हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नई सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं अपना, वो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। बेसिकली अगर आप BLLB कर रहे हो 7th सेम, स्पेशली इन द CCS यूनिवर्सिटी, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको मार्क्स गेन कराता है। और अगर ये आपके क्लियर हो गया तो बेसिक सी बात ये है कि आपको एक ओवरऑल 7th सेमेस्टर का बहुत सारा सिलेबस आपको कवर हो जाएगा, क्योंकि वो सब कुछ मिलता जुलता सही हो जाता है उसमें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट भी हो जाता है इसमें, आपको कवर पॉलिटी भी हो जाता है, आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट तो है ही, आपकी सारी चीज़ें। तो एक अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको हम स्टार्ट करते हैं आज से, ठीक है ना। हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है, ये इन्फोर्समेंट में कब आया था। तो ये इन्फोर्स हुआ था 1 अप्रैल 1947 को, एंड ये होल ऑफ द इंडियन एप्लीकेबल है। बिफोर 1947 ऐसा कौन सा, मतलब डिस्प्यूट्स तो 1947 से पहले भी होते होंगे ना, तो जो डिस्प्यूट्स हैं वो सोल्व होते थे ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 के थ्रू, जिसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में जितने भी डिस्प्यूट्स होते थे उनको सोल्व किया जाता था। लेकिन 1929 का जो ये एक्ट था, बेसिकली वो कम्प्लीटली नहीं सोल्व कर पा रहा था, इसलिए उसको अमेंड करके 1947 का एक्ट बनाया गया था। इसके पीछे की हिस्ट्री जो है वो भी हम जानेंगे, ठीक है ना। देखिए अब इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो बात स्टार्ट होती है 1877 की कहानी से। 1877 में और 1882 में क्या हुआ, बॉम्बे में और नागपुर की एक्सप्रेस मिल में एंड बॉम्बे की टेक्सटाइल मिल में क्या हुआ, स्ट्राइक स्टार्ट हो गई। स्ट्राइक, सबसे पहले जो स्ट्राइक हुई थी वो यहीं से हम समझ सकते हैं कि एक तरीके से आप बोल सकते हो कि सबसे पहले स्ट्राइक जो हुई थी मज़दूरों की वो 1877 में हुई थी। हालांकि 1862 में भी स्ट्राइक हुई थी, बट उसका जिक्र हम अभी यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये स्ट्राइक्स रेज हुई थी। उसके बाद में क्या हुआ, 1914 के अराउंड में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आ गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो स्ट्राइक रेज्ड हुई थी वो हुई थी सैलरी के अगेंस्ट एंड वर्क टाइम के अगेंस्ट, कि जो सैलरी है वो टाइम पे नहीं मिल रही है। सपोज़ सैलरी का टाइमिंग होता है एवरी मंथ, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ आपको सैलरी मिल रही है, लेकिन वो 2-2 महीनों के बाद मिल रही है, तो उससे रिलेटेड स्ट्राइक्स हुई। आपका वर्क टाइम 18 घंटे है, तो मज़दूरों को क्या होता है कि उनको एक टाइम लिमिट फिक्स किया जाए, अगर वो ओवर टाइम कर रहे हैं उसका अलग से पेमेंट किया जाए, ठीक है ना। एक बेसिकली एक टाइम लिमिट को, आपकी जो सैलरी की टाइमिंग है उसको फिक्स की जाए कि आपको इस पर्टिकुलर डेट पे सैलरी मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ों को लेकर स्ट्राइक हुई। उस टाइम पर क्या हुआ, एम्प्लॉयज़ को लगा कि गवर्नमेंट आपको थोड़ा सपोर्ट करेगी, लेकिन गवर्नमेंट ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान नो इंटरवेंशन की पॉलिसी को अपना लिया। मतलब नो इंटरवेंशन क्या होगा कि हम दखलंदाजी नहीं देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट क्या था, अगर वो दखलंदाजी देती, मज़दूरों के साइड से बोलती तो वो बुरी बन जाती व्यापारियों की, और व्यापारियों की तरफ से बोलती तो मज़दूरों की। तो उसने क्या किया, दखलंदाजी देना ही बंद कर दिया। उसने कहा कि हम नो इंटरवेंशन की पॉलिसी अपना रहे हैं, हम आपके बीच में दखलंदाजी नहीं करेंगे, जो आप अपने अकॉर्डिंग क्या है अपने डिस्प्यूट्स को सोल्व करो। लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा था, एक बेसिकली अगर इनके इस चीज़ को लेकर क्या होता है, उनके बीच के जो रिलेशंस थे वो बहुत ज़्यादा हैम्पर होने लगे थे। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के जो रिलेशन था बहुत ज़्यादा हैम्पर हो गया था, बहुत ज़्यादा एक तरीके से बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, बहुत बैड सिचुएशन आ गई थी कि उनके बीच में रिलेशंस बहुत ख़राब हो गए थे। और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स उस टाइम का एक बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ रहता था, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो ही रहा था, क्योंकि बीच में बोलने वाला कोई था नहीं, समझाने वाला कोई नहीं था, गवर्नमेंट किसी का साथ नहीं देना चाह रही थी। तो बेसिकली क्या था, ये डिस्प्यूट्स ऐसे थे कि वो रेज बार बार होने ही लग रहे थे। अब इसी बीच में क्या हुआ, इसी बीच 1997 में रसिया में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन आया। इस बोल्शेविक रिवॉल्यूशन ने क्या किया, खाली रसिया में नहीं बल्कि इंडिया में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हुआ। ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये रिवॉल्यूशन रहा। और इसमें क्या हो गया था, इसमें स्ट्राइक्स वगैरह जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि इन्होंने लेबर्स के हित में कोई बात बोल, इस वाले ये जो रिवॉल्यूशन था
बेसिकली वो लेबर्स के राइट्स को लेकर था, जिसमें क्या था, स्ट्राइक्स वगैरह जो थी जिसके इफेक्शन में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। अब और भी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन आ गई थी इनके रिलेशन में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में। देन 1990 में एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ, जिसमें एम्प्लॉयज़ की क्या हुआ, यूनिटी को लेकर बात हुई, जिसमें क्या हुआ कि हाँ, एम्प्लॉयज़ की यूनिटी को लेकर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्ले रोल किया था इसने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन ही किसके लिए बनी थी, लेबर्स के लिए बनी थी, उनकी यूनिटी के लिए बनी थी, कि कोई और साथ दे ना दे, हम सब लेबर्स के साथ एक पूरी यूनिटी, पूरी, जैसे हमारे यहाँ पे ट्रेड यूनियंस हैं बेसिकली, तो वैसे ही क्या बन गया था, एक लेबर यूनियन वहाँ पर एक तरीके से हम बोल सकते हैं बन गया था, एक ऑर्गेनाइजेशन उनका रेडी हो गया था। देन वर्ल्ड वॉर के बाद में 1947 में जब हमें आज़ादी मिली, तो उससे पहले अप्रैल में क्या हुआ, 1 अप्रैल को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हम लेकर आए, जिसमें जो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बना था वो 1929 का ट्रेड यूनियन एक्ट के वो वाला उसी के अंदर एक पार्ट था। लेकिन हम 1947 में कुछ अमेंडमेंट्स के साथ में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट लेकर आ गए थे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लेकर हम अपना आ गए थे। लेकिन जो इतनी देर से हम बात कर रहे हैं डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ये डिस्प्यूट है क्या? तो इस डिस्प्यूट के बारे में जानते हैं कि जो डिस्प्यूट है वो 3 तरीके से होगा, यानी कि एक इंडस्ट्री होनी चाहिए, इंडस्ट्री के अंदर डिस्प्यूट होने चाहिए किस किस के बीच में, एम्प्लॉय के बीच में, एम्प्लॉयर के बीच में, एंड एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। इनके बीच में क्या होना है, डिस्प्यूट होना चाहिए। मोस्टली तो जो आज के टाइम पे है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट्स होते हैं, बट बेसिकली इन तीनों के बीच में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। क्या रीज़न्स हो सकते हैं? रीज़न्स हो सकते हैं तो उनके वेजेस से रिलेटेड कोई काम हो, या टाइम आवर से रिलेटेड काम हो, कि जैसे कि पहले 18 घंटे थे, फिर 16 हुए, फिर 14 हुए, फिर अब 8 घंटे का काम हो गया। तो एक बेसिकली क्या है कि जब भी आप किसी चीज़ के अगेंस्ट में जाते हो, तो बहुत सारी चीज़ें क्या है, बहुत सारे रीज़न्स उसके पीछे होते हैं। जैसे 16 घंटे से डायरेक्टली आपको 8 घंटे का काम मिला, तो उनके पीछे कुछ स्ट्राइक्स, कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हुआ होगा, बहुत ज़्यादा मोमेंट्स हुए होंगे, ठीक है ना। उन सारी चीज़ों को क्या है हम फर्दर डिस्कस करें। उसके बाद क्या है कि इन सारी चीज़ों को लेकर क्या हुआ, यहाँ पे डिस्प्यूट्स अराइजेज होते थे, जिनका रिजल्ट्स ऐसा होता था कि अगर डिस्प्यूट्स अराइज हो रहे हैं तो जो रिलेशन होता था एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का वो ख़राब हो जाते थे, जो इफ़ेक्ट करता था। अब इनका जो डिस्प्यूट है वो किस किस को इफ़ेक्ट करता था, खुद एम्प्लॉय को भी इफ़ेक्ट करता था, क्योंकि अगर स्ट्राइक कर देंगे तो फिर उनको उसका वेजेस नहीं मिलेगा, तो जो गरीब मज़दूर होते थे उनके 2 टाइम की रोटी कैसे मिलेगी उनको। एम्प्लॉयर भी इससे इफ़ेक्ट होता था कि जो मैन्युफैक्चरर है उसकी जो अगर मज़दूरों ने स्ट्राइक स्टार्ट कर दी तो उसका मैन्युफैक्चर पूरा नहीं होगा, तो उसके ऑर्डर्स पूरे नहीं होंगे, इससे उसको लॉस हो जाएगा। इंडस्ट्री को भी क्या हो जाएगा, नुकसान होगा। अगर बहुत दिन तक स्ट्राइक चल रही है, मज़दूरों ने काम करने बंद कर दिया, तो स्ट्राइक इंडस्ट्री को भी ताला लग जाएगा। और अगर इंडस्ट्री किसी भी जगह की बंद होती है तो वहाँ की सिटी को भी प्लस वहाँ के स्टेट को भी इफ़ेक्टेड होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्टली वहाँ से क्या होता है, एक रिवेन्यू जनरेट होता है गवर्नमेंट को भी, एंड पूरी की पूरी कंट्री को भी क्या होता है, इससे इफ़ेक्टेड होते हैं। क्योंकि अगर हर इंडस्ट्री में ऐसे ही स्ट्राइक्स होने लगी बिना किसी उनके डिस्प्यूट्स को रिजोल्व किए हुआ, तो क्या हुआ, एक तरीके से सारी इंडस्ट्रीज़ ही बंद हो जाएंगी। इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाएंगी तो बेसिकली क्या होगा कि हमारा जो गवर्नमेंट है उसका रेवेन्यू जनरेट बहुत लेट, उसका रेवेन्यू जनरेशन में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आ जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एक बहुत ही एक इम्बैलेंस वाली सिचुएशन हमारी कंट्री में क्रिएट हो जाएंगी। तो इन सब इफ़ेक्शंस को सुधारने के लिए कुछ सॉल्यूशंस भी होंगे। तो सॉल्यूशन दिए हमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 हम एक लेके आए कि वो ठीक है भाई, हम इनके जो डिस्प्यूट्स होंगे उनको सुलझाएंगे, उनको सॉल्व करेंगे। इसलिए इसने बोला इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में कि जो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई है उनका रिजोल्यूशन ऐसे हो सकता है कि वो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस ना करे, प्लस बिना किसी रीज़न के ना तो एम्प्लॉई स्ट्राइक कर सकता है, ना ही एम्प्लॉयर लॉकआउट कर सकता है बिना किसी प्रॉपर वैलिड रीज़न के। ये स्ट्राइक क्या होती है, लॉकआउट क्या होता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होती है, सारी चीज़ें धीरे धीरे समझेंगे। एक छोटा सा ओवरव्यू है वो अभी आप समझते हुए लेके चलो, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है,
अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ने ये चीज़ तो बता दी कि वो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस ना करे, ये ना करे, लेकिन उन इफेक्टेड जो हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हमने ऊपर अभी डिस्कस किए हैं, इफेक्टेड जो हो रहा है चीज़ें, वो क्या करें, उसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, सेटलमेंट किया हमने, सेटलमेंट कराया एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में। कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का मतलब क्या है कि वो सेटलमेंट करवाता है कि जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको सोल्व किया जाए और एक हेल्दी रिलेशन बनाया जाए बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई, जिससे क्या है कि फ्यूचर में उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट ना राइज हो, और अगर होते हैं तो वो आपस में बैठकर एक बेसिकली एक हार्मनी रिलेशन पैदा करना, कि वो आराम से अपने बीच के डिस्प्यूट्स को एक दूसरे के द्वारा सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो एक ऐसे कुछ प्रोविज़न्स बनाने, वो होता है हमारा ये सारा डिस्प्यूट। उससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें थी वो आज हमने देखी हैं, तो धीरे धीरे लेके चलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और जानेंगे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होते हैं, इंडस्ट्री क्या होती है, हर एक डेफिनेशन जो आपकी इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम्स में आती हैं, कितने नंबर में, जैसे डिस्प्यूट है इसकी डेफिनेशन आपके 4 नंबर में पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें भी क्या है आपको याद रखनी पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें, शेयर जितना कर सकते हो ताकि और बच्चों को भी आपकी तरह हेल्प मिल जाए। थैंक यू सो मच।